आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इंजीनियर्स स्टैंड पे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर आरओ के क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी क्रम में मैं आगे के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने व्यूज कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। उसी क्रम में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज की वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो हम देख रहे हैं इसमें हमें शहर दे रखा है और उनकी विशेषताएं दे रखी हैं। हमने देखा वाराणसी शहर संस्कृति एवं धर्म, ये एकदम सही है, ये सही सुमेलित है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी, ये भी सही है। झांसी औद्योगिक केंद्र, ये भी सही है। और मुरादाबाद पीतल उद्योग, ये भी सही है। तो इस हिसाब से ये सारे ही सही हैं, सही सुमेलित हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि कुछ क्वेश्चन में ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो चीजें आपको अवॉइड करनी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि क्या है? तो उसमें लोकायुक्त की जो पद धारण अवधि है उत्तर प्रदेश की, वो 8 वर्ष की है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें हमें एक कारण दे रखा हुआ है और एक कथन दे रखा हुआ है। तो कथन क्या है हमारा, कन्नौज इत्र का शहर है, ये सही है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। तो इसमें हमारा क्या है, ए तो सही है कि कन्नौज इत्र का शहर है, पर ये जरूरी नहीं कि वहां के सभी निवासियों का इत्र का उद्योग हो। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या सही होता है, सिर्फ ए सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हुआ सी। अब नेक्स्ट में क्या है, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट के सही उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या दे रखा है, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक अनुमोदन। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आंसर होगा, औद्योगिक अनुमोदन सिर्फ हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ये एक ठुमरी गायिका है गिरिजा देवी, उनका जन्म कौन से शहर में हुआ था, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इनका जन्म जो है ये वाराणसी जिले में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है इस तरीके से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी शहर है ये हमारा बलिया है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? तो इसका जो ऑप्शन है ये है डी, मतलब न्यूनतम संख्या जो है वो 60 हो सकती है और अधिकतम संख्या जो है हमारी वो 500 हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो कौन कौन से हैं? तो ये हमारे हैं दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे 10 से कुछ क्वेश्चन रह गए थे लास्ट वीडियो में, वो हमारे यहाँ पे हैं। उन क्वेश्चन को आज हम सॉल्व कर लेते हैं जो उस लास्ट वीडियो में छूट गए थे। तो उसमें है 10th क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो शाहरुख नामक सिक्का जो है बाबर ने चलाया था। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हमारे माने गए बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये हमारे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न माने गए। ऐसे ही जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में हमें मिलान करना है कि इसमें 2 सूचियां दी हुई हैं, कहां से कौन बिलोंग करता है, कौन सा राज्य, ये हमें मिलान करना है। ठीक है,
तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी के अनुसार क्या होता है, रणथंभौर ये राजा राजचंद्रन रामचंद्र से रिलेटेड है, और चित्तौड़ हमारा जो है ये राणा रतन सिंह से रिलेटेड है। देवगिरी की अगर बात करें तो ये हमारा कर्णदेव से रिलेटेड है, और गुजरात हमारा हमीर देव से रिलेटेड है। तो इस तरीके से हमारी सूची 1 से सूची 2 में मिलान हो जाता है। तो रणथंभौर से राजा राय रामचंद्र जी रिलेटेड है, चित्तौड़ से राणा रतन सिंह रिलेटेड है, देवगिरी से कर्णदेव, और गुजरात से हमीर देव। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रखा है कि चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि कौन नहीं था। तो जो अनुग्रह नारायण है ये जो है कृषि जांच समिति के सदस्य नहीं थे। अब हम चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। इन घटनाओं को हमें एक सही घटना में क्रम में रखना हुआ है। ठीक है, सही कालानुक्रम में कि कौन सी घटना सबसे पहले घटी और कौन सी घटना बाद में घटी। तो इस क्रम में सबसे पहले घटी नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद हुआ गांधी इरविन समझौता, उसके बाद हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और फिर आता है सांप्रदायिक पंचायत। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाता है। सबसे पहले क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट आई, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, देन सांप्रदायिक पंचायत हुआ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। तो सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु CR दास जी हैं, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें मिलान करना है, विद्रोह कौन से ईयर में हुए, कौन कौन से विद्रोह कौन कौन से ईयर में हुए। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा विद्रोह कब। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये अहोम विद्रोह है। ये विद्रोह जो है ये हमारा 1828 वर्ष ईस्वी में हुआ था। और कोल विद्रोह जो हमारा है ये कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 1832 में। संथाल विद्रोह हमारा हुआ था 1855 से 1856 में, और मोपला विद्रोह हुआ था 1921। चलिए अब इन विद्रोहों के बारे में हम थोड़ा सा जान भी लेते हैं कि ये विद्रोह क्या है। तो अहोम विद्रोह जो है ये असम में कोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था 1828 ईस्वी में। दूसरा हमारा जो कोल विद्रोह है ये छोटा नागपुर में सुरगा और सुंगराय के नेतृत्व में हुआ था। ये हमारा जो है वो 1831 से 1832 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था, ये 1855 से 1856 ईस्वी में हुआ था। और मोपला विद्रोह जो हमारा ये केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये सारे विद्रोह थे और कब कब हुए थे ये हमने जान लिए, किसके किसके नेतृत्व में हुआ था ये भी हमने पढ़ लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है बलबन अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक जो है इन्होंने जो है वो दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी। तो ये दीवाने अमीर कोही एक विभाग था जिसमें मुख्य कार्य माल गुजारी व्यवस्था की देखभाल करना तथा भूमि को खेती के योग्य बनाना होता था। ठीक है, तो ये दीवाने अमीर कोही जो है ये एक विभाग था जिसका मुख्य कार्य क्या था, माल गुजारी व्यवस्था की देखभाल करना तथा भूमि की खेती के योग्य बनाना, ये इनका काम होता था इस विभाग का। और इस विभाग की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये ऑपरेशन रूबिकॉन एक वर्ड है जिसे जो है ब्रिटिशर्स ने यूज किया था। तो ये किस लिए यूज किया गया था, तो इसमें हमारा क्या है
जेल में जब गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया था तो उस आमरण अनशन के लिए ऑपरेशन रूबिकॉन वर्ड यूज किया गया था। नेक्स्ट है हमारी ये कुछ घटनाएं दी हुई है जिन्हें हमें कालाक्रम के अनुसार उनके लगाना है। तो इसमें पहला दे रखा है घटना अगस्त प्रस्ताव, दूसरी घटना दे रखी है पूना समझौता, तीसरी दे रखी है तृतीय गोलमेज सम्मेलन और चौथी दे रखी है सांप्रदायिक निर्णय। तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें सही क्रम क्या है, तो सही क्रम में इसमें चलते हैं तो ये आता है सबसे पहले सांप्रदायिक निर्णय हुआ, उसके बाद हुआ पूना समझौता, फिर आता है हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन और फिर आता है अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है ये भी सही हो जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसमें हमें देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें दे रखा स्थानीय स्वशासन कौन, और यहाँ पे दे रखे हैं कुछ गवर्नर्स। ठीक है, कि किस गवर्नर के टाइम में क्या हुआ था, तो गवर्नर दे रखे हैं। पहला दे रखा है स्थानीय स्वशासन, तो यही हमारा सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो स्थानीय स्वशासन था ये लॉर्ड लेटन के टाइम पे ना होकर के ये हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम में। तो हमारा जो ऑप्शन हुआ ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, स्थानीय स्वशासन किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। बाकी हमारी सही है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुई थी, राज्य अपहरण नीति वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुई थी, और स्थायी बंदोबस्त ये हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ था। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो स्थानीय स्वशासन किसके टाइम पे आया था, लॉर्ड रिपन के टाइम पे, ना कि लॉर्ड लिटन के टाइम पे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दो सूचियां दे रखी हैं और हमें इनमें मिलान करना है। तो इसमें एक तरफ समाचार पत्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ किसने इसको चलाया था, ये चीजें दे रखी हैं। तो समाचार दर्पण जो है ये किसने चलाया था, समाचार दर्पण जो है ये जेसी मार्शमैन ने चलाया था। ठीक है, मिरात की अगर बात करें तो ये मिरात उल अखबार एक था 1822 में राजा राम मोहन ने चलाया था। केसरी ये तो बहुत ही फेमस है, हम सबको पता होगा, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था, और यंग इंडिया ये महात्मा गांधी ने चलाया था। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाता है। तो हमें याद कर लेना है कि समाचार दर्पण जो है ये जेसी मार्शमैन ने चलाया था, मिराज से रिलेटेड है राजा राम मोहन राय, केसरी से रिलेटेड बाल गंगाधर तिलक है, और यंग इंडिया हमारा महात्मा गांधी से रिलेटेड है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें दे रखा है कूका आंदोलन की नींव पड़ी। तो कूका आंदोलन की नींव 1860 और 1870 में कहां पे पड़ी थी, पंजाब में पड़ी थी। ठीक है, राम सिंह कूका थे, उन्होंने कूका आंदोलन की नींव डाली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक, मेजर करतार सिंह। हमें इसमें से ये चीज देखनी है कि आजाद हिंद फौज से कौन नहीं जुड़ा है। तो आजाद हिंद फौज से मेजर करतार सिंह जो है ये नहीं जुड़े हैं। तो अब हम देखते हैं कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। तो आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में रास बिहारी बोस ने कैप्टन मोहन सिंह तथा निरंजन सिंह गिल के सहयोग से टोक्यो में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आजाद हिंद फौज का गठन किया था, लेकिन इसका जो औपचारिक गठन हुआ वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में 1943 में किया गया था। ठीक है, 1943 में औपचारिक रूप से सुभाष चंद्र बोस ने किया था इसका गठन, और 1942 में इसका जो गठन था वो रास बिहारी बोस ने कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल के साथ मिलकर के टोक्यो में किया था। ठीक, तो दो पॉइंट हमें याद रखना है। औपचारिक गठन इसका 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था, और 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में किया था।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है। तो ये हमारा बायो को क्वेश्चन आ गया। जैसे कि ये सामान्य ज्ञान का प्रथम पेपर है, तो सामान्य ज्ञान में के प्रथम पेपर में हर तरीके के सामान्य ज्ञान आते हैं। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, आपकी मैथ्स, तार्किक क्षमता, हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में अब हम साइंस के क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। इसमें पूछ रखा है कि इन एंजाइम्स में से अमीनो अम्ल में वो कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है। हमारे पास ऑप्शन है पैप्सिन, लैक्टस, यूरियस और जाइनीज। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो हो जाता है पैप्सिन। ठीक है, तो पैप्सिन क्या है? ये पाचन तंत्र में प्रमुख प्रोटियोलिस्टिक एंजाइमों में से एक है। ठीक है, ये पाचन की प्रक्रिया के दौरान पैप्सिन जो होता है वो जटिल आहार प्रोटीन पर कार्य करता है। जैसा कि प्रोटीन हमारा जो होता है वो टाइम टेकिंग होता है, मतलब वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये जो पैप्सिन होता है ये सीधे प्रोटीन को ही पचाने में काम करता है और पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में टूट जाता है, जिसे आंतों द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तो पैप्सिन जो है वो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में विघटित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो इसमें जो एस्ट्रोजन है ये हमारा स्त्रीलिंग हार्मोन है, बाकी सारे हमारे ये पुरुष के हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें पूछ रखा है कि कौन सा बहुलक जो है वो जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। तो इसमें हमारा डीपीपीसी जो है ये जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये एक प्राकृतिक बहुलक है, पादपों जंतुओं में पाया जाता है, जैसे कि प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च तथा कुछ रेजिन और रबर। पीवीसी जो होता है ये एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक है जो मानव निर्मित बहुलक के उदाहरण है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें फिर से पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, तो इसमें एक तरफ धातु दे रखी है और उनके अयस्क दे रखे हैं। तो एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, ये सही है। कॉपर का अयस्क सिनेबार है, ये गलत है। और क्योंकि सिनेबार जो होता है वो मरकरी का अयस्क होता है। तो कॉपर का अयस्क हमारा क्यूप्राइड, कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइड, ये सारे जो है वो कॉपर के अयस्क होते हैं। और सिनेबार हमारा मरकरी का अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है? मरकरी का अयस्क है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन भी सही हो जाता है। बाकी के तो सारे सही है, ये एक सुमेलित नहीं है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 28 समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्री घास से हमें क्या चीज प्राप्त होती है? आयोडीन प्राप्त होती है। ठीक है, तो समुद्री घास आयोडीन का मुख्य या महत्वपूर्ण स्रोत है। अब हमें देखना है इसमें फिर से दिया हुआ है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन डी, सुखंडी, ये सही है। सूखा रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आने लगता है, या इसको स्कर्वी रोग कह सकते हैं। और विटामिन ए की कमी से गठिया ना होकर के आंखों का रोग होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि विटामिन ए से गठिया ना होकर के आंखों का रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो मतलब बाकी सारे सही है। हमारा विटामिन ए की कमी से गठिया ये सुमेलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है सी। अब हमें क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वापस से फिर हमें यही दे रखा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यही हमें ढूंढना है। तो इसमें जो है क्लोरोमाइसिटिन, टाइफॉइडनाशी, ये सही है। क्रिस्टल पूर्तिरोधी, ये भी सही है। क्विनिन मलेरिया रोधी, ये भी सही है। एस्पिरिन निश्चेतक, ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि एस्पिरिन एक सैलिसिलेट औषधि है जिसे दर्द निवारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये निश्चेतक है, ये गलत चीज दे रखी है, क्योंकि एस्पिरिन जो है ये हमें पेन किलर की तरीके से यूज किया जाता है। अगर निश्चेतक की बात करें तो क्लोरोफॉर्म हो गया, सल्फोनॉल हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं वो निश्चेतक के रूप में प्रयोग की जाती हैं। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। तो गॉसिमर रेशम जो होता है ये मकड़ियों द्वारा उत्पादित होता है।
अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो ये लगभग 5000 मिलीलीटर होती है। तो ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ये जो सेंटीग्रेड है ये हमारी ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ आई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है ये यहाँ से कुछ कट गया है, पर आप को अगर जानना है तो ये जान लीजिए कि इसमें जो है लाइफ आई का पूरा अर्थ जो होता है वो लाइफ फिडिलिटी होता है। लाइफ आई का मतलब इसका जो आविष्कार था वो 2011 में हेरोल्ड हॉस ने किया था। यह एक तरह की वायरलेस नेटवर्किंग सुविधा है। लाइफ आई द्वारा 10 जीबीपीएस डेटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। तो भारत में अगर हम लाइफ आई की बात करें तो भारत में लाइफ आई का जो सफल परीक्षण है वो 29 जनवरी 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया था। यहाँ पे हमें ऑप्शन कट गया है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, वो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में चला गया था उसका कुछ पार्ट, तो इसकी वजह से नहीं कवर हो पाया, लेकिन मैंने आपको इसका लाइफ आई क्या है ये मैंने बता दिया है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ इसमें संस्था दे रखी है और उनके स्थापना का वर्ष दे रखा है। चलिए तो देख लेते हैं। तो इसमें दे रखा है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, ये सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, ये भी सही है। प्रवर्तन निदेशालय 2000, ये भी सही है। तो इसमें सारे ही ऑप्शन हमारे सही हैं। तो इस हिसाब से ये हमारा एक डाउटफुल क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें क्या करना होता है, हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जब इसमें जब चेक होते हैं पेपर्स तो इन्हें वैसे भी नहीं काउंट किया जाता है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन में गड़बड़ी है तो उसमें जो एस्पिरेंट है वो कुछ भी नहीं कर सकता ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पे हमें ज्यादा जोर नहीं देना है। जब हमें लगता है कि ऐसा ऑप्शन आ रखे तो उन्हें हमें छोड़ देना है। या फिर आरओ में यूपीपीसीएस के माइनस मार्किंग है तो हम तो अगर कंफर्म नहीं है तो अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष पूछ रहा है कि कौन थे? तो जो मोरारजी देसाई हैं, ये हमारे मोरारजी देसाई ने जो है अध्यक्षता की थी प्रशासनिक सुधार आयोग की 1967 में पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन जाता है वो है डी, अनुच्छेद 17 में भारतीय संविधान के निम्नलिखित, हाँ भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दे रखा है इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D3 में किया गया है, या आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो इसमें केवल क्वेश्चन नंबर पहला, जो ऑप्शन पहला है वही सिर्फ ठीक सही है, और इसके संदर्भ में दूसरा जो है ऑप्शन वो हमारा कथन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन दे रखा है और उसका कारण दे रखा है। तो कथन में दे रखा है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 2017-18 में बजट अनुमान की तुलना में अधिक था। ये हमारा कथन दे रखा है, और इसका कारण दे रखा है कि वर्ष 2017-18 में अप्रत्यक्ष करों की वसूली जीएसटी लागू हो जाने के कारण सापेक्षता कम थी। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास है कि ए तथा आर दोनों सही हैं, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है ए तथा आर दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है।
तीसरा ऑप्शन दे रखा है ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा ऑप्शन दे रखा है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि ए भी सही है और आर भी सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि भारत के बाह्य क्रेडिट में 2017 तक निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मुख्य रहा है। तो वाणिज्य ऋण जो है ये सबसे ज्यादा मुख्य रहा है बाह्य क्रेडिट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें ये कथन दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दे रखा है, पहला स्टेटमेंट इसने दे रखा है कि वर्ष 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटे को बढ़ाकर जीडीपी का 3.5% रखा गया। सेकेंड स्टेटमेंट दे रखा है कि वर्ष 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3.3% लक्षित किया गया है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3.1% अनुमानित किया गया है। और हमारे पास ऑप्शन दे रखा है केवल 3, केवल फर्स्ट एंड थर्ड, केवल फर्स्ट एंड सेकेंड, केवल सेकेंड एंड थर्ड। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है ये हो जाता है सेकेंड और थर्ड जो है ये सही है भारत के संदर्भ में। मतलब वर्ष 2017-18 के लिए जो राजकोषीय घाटे को बढ़ाकर जीडीपी का 33.5% रखा गया है, ये सही है। और सेकेंड जो दे रखा है वर्ष 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3.3% लक्षित किया गया है, ये भी सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कि दिसंबर 2017 में भारत का सरकार की हिस्सेदारी निम्नलिखित में से किस बैंक में सर्वाधिक थी। तो 2017 के बारे में पूछ रहा है कि भारत सरकार की हिस्सेदारी निम्नलिखित में से किस बैंक में सर्वाधिक थी। तो 2017 में जो है वो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में भारत हिस्सेदारी जो थी वो सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारत की जनगणना, जैसा कि हमें पता है कि हर 10 साल पे जनगणना का प्रावधान है, तो हर 10 साल पे जनगणना होती है। अभी 2011 में हुई थी और अब फिर 2021 में होगी। तो 2021 तक के जितने भी पेपर होंगे उन सब में अगर जनगणना से क्वेश्चन आएगा तो वो 2011 के आधार पे ही पूछा जाएगा। तो हमें जो 2011 के डेटा है उन्हें ही माइंड में रखना है। तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक थी। ठीक है, तो सर्वाधिक जो साक्षरता दर रही है वो रही है गाजियाबाद जिले की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। तो कास्ट नक्काशी की बात अगर करें तो कास्ट नक्काशी के लिए सहारनपुर जो है वो बहुत ही फेमस है। ये पूरे विश्व में, ना कि इंडिया में, इवन पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है। मुगलों के आगमन के साथ ही सहारनपुर में कास्ट कला ने अपनी पहचान बना ली थी। मतलब ये बहुत ही पुराना है, जब मुगल इंडिया में आए तभी से जो है कास्ट कला का सहारनपुर में बहुत बड़ा हब बन गया था। ठीक है, तो ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय संस्कृति केंद्र स्थापित है। तो उत्तर केंद्रीय संस्कृति केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में स्थापित है। तो हमारा ऑप्शन जो है ये सी सही हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है। तो इसके लिए इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें इस पे विचार करना है और बताना है कि क्यों शक्कर का कटोरा, भारत का शक्कर का कटोरा यूपी को क्यों कहा जाता है। तो पहला तो यही ऑप्शन हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये तो बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, और सेकंड दे रखा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है।
तो ये नहीं है, ये हमारा सही नहीं है। सेकेंड हमारा है कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाता है। पहला स्टेटमेंट और जो तीसरा स्टेटमेंट है वो यूपी के संदर्भ में सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें दे रखा है कि उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। क्या मापता है उत्पादक कीमत सूचकांक, ये चीज हमें बतानी है। तो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को जो है वो उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। उत्पादक कीमत सूचकांक क्या मापता है? उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ और इसमें भी दो स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें और हमें सही उत्तर चुनना है। तो दे रखा है क्या भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दो कथन दे रखे हैं कि इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। दूसरा दे रखा है इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। तो पहला पंचायतों को और दूसरा दे रखा है शहरी स्थानीय सरकार को। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन है वो सी सही है, मतलब जो पहला स्टेटमेंट है सिर्फ वही सही है कि जो 73वां संशोधन है उसमें जो है पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अब ये जो है हमारा ये तार्किक क्षमता वाला क्वेश्चन आ गया। तो इसमें पूछ रहा है कि एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए संजय ने कहा कि इसकी माँ, ठीक है, इस लड़के की, ये कोई लड़का है, ठीक है, इसकी यहाँ पे माँ हो गई, ये माँ और लड़के का संबंध हो गया, यहाँ पे ये इसकी माँ हो गई। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, इस लड़के की जो माँ है वो मेरे पिता, जो बंदा है उसके पिता के पुत्र की पत्नी है। मेरा कोई भाई नहीं है, उस बंदे का कोई भाई नहीं है और उसके पिता की पुत्र की पत्नी, तो जो उस लड़के की माँ हुई वो उसकी वाइफ हुई। तो वो किसको दिखा रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे पूछ रहा है? ये क्वेश्चन ने पूछा कि संजय किसके चित्र को देख रहा था। तो वो चित्र किसका था? उसके पुत्र का। इसमें ऑप्शन हो जाएगा उसके पुत्र का। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप थोड़ा सा अपने हिसाब से करके देखिएगा और इसका ऑप्शन आता है उसके पुत्र का था। नेक्स्ट में चलते हैं, ये व्यान आरेख हमने पढ़ाई है मैथ में। तो इसमें क्या देखते हैं कि इसमें दे रखा है कुछ फेरी वाले लखपति हैं, हमें ये शो करना होता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये फेरी वाले हैं, ये पूरे ही पूरे लखपति हैं, लेकिन कुछ की बात है। तो इसमें जो है इसमें फेरी वाले भी आ गए, कोई दूसरा भी आ गया, क्योंकि ये दो हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये हुआ ना ये हुआ, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, ये तो है नहीं और ये भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ की बात हो रही, तो ये जो एक्स है यही कुछ है। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये हमारा जो है वैन आरेख ये सही हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बंदर किसी फिसलनदार 16 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, 16 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब हम 16 मीटर को सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1600 सेंटीमीटर। कितने हो जाएगा, 1600 सेंटीमीटर। ओके, ये हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर। तो टोटल खंबे की लंबाई कितनी हो गई, 1600 मीटर, 1600 सेंटीमीटर। अब क्या लिखा है, यदि वह 1 मिनट में 1 मीटर यानी 1 मिनट में वो 100 सेंटीमीटर चढ़ता है। 1 मिनट में कितना चढ़ता है वो, 100 सेंटीमीटर चढ़ता है। ठीक है, 1 मिनट में वो कितना चढ़ता है, 100 सेंटीमीटर चढ़ता है। और नेक्स्ट मिनट में ही वो क्या करता है, सेकेंड मिनट में वो क्या करता है, सेकेंड मिनट में वो क्या करता है, वो 1/4 मीटर फिसल जाता है। 1/4 मीटर का मतलब क्या हो गया,
25 सेंटीमीटर वो फिसल जाता है। तो उसने टोटल 2 मिनट्स में कितने कवर किए? 2 मिनट में उसने कितना कवर किया? टोटल 100 माइनस 25 जब हम कर देंगे तो हमें कितना पता चल जाएगा? 75 सेंटीमीटर उसने कवर कर लिया। ठीक है, 2 मिनट में उसने कवर किया 75 सेंटीमीटर। ठीक, तो वो 1 मिनट में कितना सेंटीमीटर कवर करेगा हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, नहीं तो 75 मीटर कितने मिनट में कवर कर रहा है वो? 2 मिनट में। तो 1 सेंटीमीटर कितने मिनट में करेगा? 2/75 कितने मिनट में करेगा वो? 2/75 मिनट में। ओके, तो वो 1600 सेंटीमीटर कितने में करेगा? तो 1600 सेंटीमीटर वो कितने मिनट में कवर करेगा? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। 1600 सेंटीमीटर का हमें निकालना है, तो 1600 सेंटीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे 2/75 इंटू 1600। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ 25.5 मिनट आ जाएगा। ओके, 25.5 मिनट आ जाएगा। अब इसमें तो ये है ही नहीं ऑप्शन में, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ पूछा है कि भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो थारू जनजाति की बात अगर की जाए तो ये जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा है कि 2017-18 के संघ बजट में निम्नलिखित में से कौन सा घटित नहीं हुआ है? तो सॉरी 2017-18 के संघ बजट की बात कर रहा है। तो 2017-18 में क्या घटित नहीं हुआ है? तो ये जो केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की संख्या में वृद्धि ये दे रखा है, ये जो है नहीं हुई है 2017-18 में। तो ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाता है। अब हमें ये दे रखा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 115 है। इसमें हमें एक फिगर दे रखा है और इस फिगर में हमें काउंट करना है कि टोटल कितने वर्ग हैं। अब वर्ग की संख्या देखनी है तो एक वर्ग हो गया ये, एक वर्ग हो गया ये, 2 3 4 5 6 7 7, तो ये हो गए। और ये दो बड़े बड़े, तो ये हो गए 9 10, ये हो गए। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गई, फिर से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये हो गए। 9 ये बड़ा वाला, 10 ये हो गया, 11 ये हो गया, 12 ये हो गया, और ये एक और ये बीच वाला ये हो गया कितने? 13। तो इसका ऑप्शन है 13। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 116 पे। तो इस क्वेश्चन में हमें जो है ये जो क्वेश्चन मार्क है ये वाली संख्या, ये वाला नंबर हमें ढूंढना है कि ये क्या होगा। तो हम देखते हैं, इसमें 9 है, 4 है, 20 है, तो ये कैसे आया है? तो हम क्या देख रहे हैं कि 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाता है? 18 आ जाता है। ठीक है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 आ गया। ओके, और फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। 18 माइनस 8 किया, 10 आ गया। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, पूरा 2 से मल्टीप्लिकेशन का खेल है। ओके, अब ये पहला लाइन तो मेरा सॉल्व हो गया, पहला रो। अब हम नेक्स्ट रो में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? अब नेक्स्ट में फिर से हम वैसे करते हैं, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 16, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10,
और 16 में से 10 गया तो ये हो गया 6 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 12। अब नेक्स्ट हमारा रो है उसको भी हम उसी तरीके से करते हैं। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 14 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 और अब 14 में से 12 माइनस कर दिया 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाता है 4। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमने इसमें क्या लगाया है, सारे लाइन में क्या क्या लगाया है, हमने कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो किया है। ये जो पैटर्न है यही हमने सारे रो में फॉलो किया है और ये फॉलो करते हुए हमारा ऑप्शन आ जाता है 4। ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें दे रखा है राम 1 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलता है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हम देख लेते हैं, ये होता है कुछ ऐसा डायरेक्शन। ठीक है, और इसमें जो है ये हो जाता है साउथ, ये हो जाता है नॉर्थ, ये हो जाता है ईस्ट और ये हो जाता है कुछ वेस्ट। ओके, इस उससे हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है डायरेक्शन वाले। तो 1 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलकर, ये हो गया पूर्व दिशा 1 किलोमीटर। 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है तो 5 किलोमीटर दक्षिण ये हो गया, कुछ ये हो गया 5 किलोमीटर दक्षिण। ठीक है, और वहां से फिर 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, यहां से फिर 2 किलोमीटर ये पूर्व दिशा में चलता है ये। अंत में 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, 9 किलोमीटर ये ऊपर की साइड चलता है। ठीक, अब इससे क्या पूछ रखा है, वह अपने आरंभ बिंदु कितनी दूरी पे है, तो इससे ये वाली जो टोटल दूरी है ये डिस्टेंस इससे पूछ रखा है। तो ये पूरा हम पहले ये कर लेंगे काउंट, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2 + 1 ये हो गया 3 और यहाँ 5 है तो 9 में से 5 गए, यहाँ कितने हो गए 4। तो ये डिस्टेंस हो गई 4, ये हो गई 3। हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ही था कि ये डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारे निकालने के लिए हम करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा √25। अब √25 हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाता है हमारा 5 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन क्या होता है 5 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कुछ संत शहीद थे, सत्य है तो तर्क वाक्य कुछ शहीद असंत नहीं थे के सत्य तथा असत्य होने के बारे में क्या अनुमान किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा सत्य। ठीक है, हमें इसमें अपने दिमाग से लगाना है, ये इन्हें दे रखी है कि कुछ संत शहीद थे, ये सत्य है। तो तर्क वाक्य कुछ शहीद असंत नहीं थे। कुछ संत अगर शहीद थे तो कुछ शहीद असंत नहीं थे, दोनों ही तो सेम ही है। तो क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक ही जैसे वाक्य हैं, बस उन्हें घुमा के लिख दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी कूट भाषा में सिस्टर और कार को क्रमशः ऐसे लिखा गया। तो सिस्टर में एस का क्या हो गया, एस को 2 दे रखा है, आई को 1 दे रखा है, एस को 2। ठीक है, तो हमें इस हिसाब से इन्हीं दोनों को, अब अगर 6 5 5 4 4 2 3 है तो 6 क्या है यहाँ पे हम देख लेंगे। तो 6 हमारा क्या है ए क्या हो गया हमारा 6 हो गया। 5 5 तो 5 5 कौन से
लेटर को दे रखा है कोड में, तो 5 हमारा आर है, तो क्या हो जाएगा ए आर आर, यहीं से हो गया। और फिर 4 है, तो 4 कौन सा लेटर है, तो ई जो है हमारा वो 4 है, तो ये हो जाएगा ए आर आर ई। और फिर से क्या दे रखा है 2 3, तो 2 फिर से एस हो जाएगा, और 3 टी है, तो टी हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ये 120 का ए सही हो जाता है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, ये भी जो है तार्किक क्षमता का ही क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि ये हमें दे रखा है, यहाँ से हमें मिसिंग नंबर इनसे पूछ रखा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो होगा 108, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक स्कूल की घंटी 8 बार बजने में 14 सेकंड लेती है, इसे 4 बार बजने में कितना समय लगेगा। अब अगर कोई घंटी 8 बार बजने में 14 सेकंड लेती है, तो उसका हम पहले क्या निकाल लेंगे कि वो एक बार बजने में कितना टाइम लेगी, और फिर हम क्या करेंगे, एक बार बजने में 8 बार बजने में लगा टाइम कितना हो जाएगा, 8 बार बजने में लगा टाइम दे रखा है 14 सेकंड, तो एक बार बजने में टाइम कितना हो जाएगा 14/8, और 4 बार बजने में कितना हो जाएगा 14/8 गुणे 4। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 7 सेकेंड। तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये होगा हमारा सॉल्व 14/8 इंटू, हमें निकालना है 4 बार का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा 7 सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से लंबा है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मली लाइन ड्रॉ करते हुए और ये आपको सॉल्व कर लेना है। ए बी से लंबा है, हमने माना ये है ए और ये जो है ये बी से लंबा है, तो ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी, ठीक, ये हो गया बी, परंतु सी जितना लंबा नहीं है, तो सी जो हो गया वो सबसे ज्यादा लंबा हो गया, यहाँ आ गया सी, ठीक। अब डी ई से लंबा है, परंतु बी जितना लंबा नहीं है, तो डी यहां कहीं आ जाएगा, डी ई से लंबा है तो यहां आ जाएगा, ई यहां कहीं आ जाएगा, ई डी से भी छोटा हो गया, तो फिर अब ई एफ से लंबा है, परंतु डी जितना लंबा नहीं है, तो ई से छोटा एफ आ गया यहां कहीं, ठीक। इनमें कौन सबसे अधिक लंबा है, तो इसमें सबसे लंबा कौन हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित अनुक्रम का अगला अक्षर लिखिए, तो इसमें लिख रखा है बी डी जी के पी, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, बी में +2 किया तो कितना आ गया, डी आ गया, डी में +3 किया तो जी आ गया, जी में +4 किया तो के आ गया, के में +5 किया तो पी आ गया, अब पी में +6 कर देंगे तो वी आ जाएगा, तो एक एक वैल्यू बढ़ाते हुए हमें इसमें प्लस करते चले जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान को अकेली उड़ाकर इतिहास रचने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट का नाम बताइए, ठीक है। पहली महिला लड़ाकू पायलट का नाम पूछा है जिसने जो है मिग 21 बाइसन को चलाया है, तो वो कौन है, अवनी चतुर्वेदी, कौन है, अवनी चतुर्वेदी।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसने पूछे उस भारतीय जिमनास्ट का नाम बताएं जिसने फरवरी 2018 में जिम्नास्टिक विश्व कप में पहली बार व्यक्तिगत पदक जीतकर इतिहास रचा। हमें दे रखा ऑप्शन अरुणा बुद्ध रेड्डी, दीपा कर्माकर, प्रणति नायक, राकेश पात्रा। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा है अरुणा बुद्धा रेड्डी। इन्होंने जो है वो भारतीय जिम्नास्ट में 2018 में विश्व कप में पहली बार व्यक्तिगत पदक जीत करके इतिहास रचा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। दिया गया है कि ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है, तब डी का चाचा कौन है। इसमें हमें रिलेशन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, अगर भाई है तो सेम लेवल पे होगा। ए बी का भाई है, ए जो है वो हो गया बी का भाई। ठीक, सी ए का पिता है तो सी जो है वो बी का भी पिता हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फादर, सी ए का पिता है। डी ई का भाई है तो यहाँ पे ई दिया नहीं और ई बी की ई बी पुत्री है। डी ई का भाई है और बी ई बी पुत्री है। इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो इसमें इसका मतलब है, इसका दिया हुआ है कि डी और बी ई के पुत्री हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, इसमें डी ई का भाई है तो बी की जो है डी और ई ये जो है डी और ई जो है ये हो गए बी के बच्चे। ठीक है, और सी के बच्चे ये हो गए। तो इसमें पूछ रखा है कि तब डी का चाचा कौन है, तो डी का चाचा हो जाएगा ए। ठीक है, डी का चाचा हो गया ए, क्योंकि ए तो बी का भाई है, बी के बच्चे हैं डी और ई, तो डी का चाचा कौन हो गया ए। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दे रखा है एडीजी जी JMMPS और नेक्स्ट हमें सीरीज पूछ रखा है। तो इसमें क्या रखा है एडीजी, तो ए में 3 प्लस किया तो डी आया, डी में 3 प्लस किया तो जी आया। अब जी में 3 प्लस किया तो जे आया, जे में 3 प्लस किया तो एम आया। अब हम एम में 3 प्लस करेंगे तो पी आता है, पी में 3 प्लस करते हैं तो एस आता है। फिर से हम एस में 3 प्लस करेंगे तो वी आ जाएगा और वी में वाई प्लस 3 प्लस कर देंगे तो y आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन SVY ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2018 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या कथन दे रखे हैं, विश्व में भारत तीसरा सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या वाला देश है। दूसरा दे रखा है भारत में 118 अरबपति हैं। तीसरा दे रखा चीन में सर्वाधिक संख्या में अरबपति हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाता है कि विश्व में भारत अरबपतियों की संख्या में तीसरे नंबर पे है और चीन में सर्वाधिक संख्या में अरबपति है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे चीन है और थर्ड नंबर पे हमारा इंडिया है अरबपतियों की संख्या में। चलिए, तो किसी चीज में तो बहुत आगे है, चलिए सुन के अच्छा लगा। और नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 130 पे। अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। तो इसमें पूछ रखा है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में कि इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन था वो किस शहर में हुआ था। तो ये जो है ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, जिसमें 23 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और विभिन्न देशों के 10 मंत्री स्तरीय प्रतिनिधियों ने शिरकत की थी। मतलब इसमें 23 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और कई देशों के अलग अलग देशों के 10 मंत्र स्तरीय जो प्रतिनिधि होते हैं वो आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप 2018 किसने जीता था।
तो 2018 का जो सुल्तान अजलान शाह कप था वो हॉकी टीम ने, ऑस्ट्रेलिया की जो हॉकी टीम थी उसने जीता था इंग्लैंड को 2-1 से हराकर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 को मेजबानी करेगा। तो 2022 की मेजबानी कौन करेगा 24वें शीतकालीन ओलंपिक की, तो वो जो है जर्मनी करेगा। 21वां फीफा विश्व कप 2018 निम्नलिखित में से किस देश में संपादित हुआ। तो ये हो चुका है, हम 2020 में बैठे हुए हैं और ये 2018 का क्वेश्चन है। तो इसमें वो 21वां जो फीफा विश्व कप था उसके बारे में पूछ रहा है कि वो कौन से देश में हुआ। तो ये हुआ था रूस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मार्च 2018 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इस तरीके के क्वेश्चन देख करके हमें समझ में आ रहा है कि करंट अफेयर हमसे हमें बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। तो अभी तो ये 2018 का, क्योंकि 2018 का पेपर है तो 2018 के क्वेश्चन उसने पूछ रखे हैं और हम प्रेजेंट में 2020 का पेपर देने जा रहे हैं। तो हमें 2020 के जो करंट अफेयर हैं लगभग 6 महीने के, वो हमें प्रिपेयर करने, उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो अभी हम इस पेपर को देख लेते हैं और होप सो आप तैयारी कर ही रहे होंगे करंट अफेयर्स की अच्छी। तो चलिए देखते हैं, 134 क्वेश्चन हमारा है। तो इसमें पूछ रखा है कि मार्च 2018 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे पहला कथन दे रखा है, भारत पिछले बार 2017 के अपने स्थान से 11 स्थान नीचे पहुंच गया है। मतलब खुशहाल देशों में जिस स्थान पे था उससे भी नीचे पहुंच गया है। एक ये कथन दे रखा है और दूसरा कथन दे रखा है, फिनलैंड प्रथम स्थान प्राप्त कर सर्वाधिक खुशहाल देश है। तो ये सही है, पहला भी सही है। और तीसरा देकर रखा है, इस रिपोर्ट में केवल 155 देश सम्मिलित हैं। तो ये जो है ये हमारा गलत हो जाता है। तो क्योंकि तीसरा ये गलत हो जाता है क्योंकि इसमें टोटल 156 देश सम्मिलित हुए थे। अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में 2018 में जो इंडिया था वो हमारा 133वें स्थान पर था खुशहाली रिपोर्ट में। ठीक है, और इसमें टोटल 156 देश ने भाग लिया था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय क्या था। तो विश्व पर्यावरण 2018 का जो मुख्य विषय था वो हमारा था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। थर्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 136 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इस में जो दीव है ये हमारा जो है ये है 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और यहाँ पे सौर ऊर्जा से 100% मतलब कि सौर ऊर्जा से ये पूरी तरीके से चलता है। तो ये हमारा जो है दीव पहला राज्य बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया है। राज्य ध्वज का अनावरण मार्च 2018 में अगर हम बात करें तो ये किया है कर्नाटका ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण कर लिया है मार्च 2018 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, केंद्रीय बजट 2018-19 के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि कौन से क्षेत्र में कितना बजट आवंटन होगा। तो इसमें जो रक्षा है ये हमारा 2.82 रुपीज का जो है क्या बोलते हैं टोटल आवंटन है। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पे 0.63 रुपीज का आवंटन है। खाद्य सहायकी पे 1.69 रुपीज का आवंटन है और ग्रामीण विकास पर 1.38 रुपीज का आवंटन है। ठीक है,
तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन है वो ए सही हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 139 पे। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस पे हमें विचार करना है। तो इसमें कथन दे रखे हैं, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला दे रखा है कि 20 मार्च 2018 को वह पुरुष एकल में विश्व के नंबर 1 रैंक वाले खिलाड़ी हैं। नंबर 2, वह 20 पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं। नंबर 3, मार्च 2018 तक उन्होंने 7 बार पुरुष एकल विंबलडन जीता है। तो इसमें जो सही है स्टेटमेंट रोजर फेडरर के बारे में, वो स्टेटमेंट हमारा हो जाता है पहला, और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो हमारा रोजर फेडरर के बारे में सही है। मतलब 20 मार्च 2018 को उन्होंने पुरुष एकल में विश्व के नंबर 1 रैंक वाले खिलाड़ी बन गए थे ये, और वह इन्होंने 20 पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले भी ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये सामान्य ज्ञान का जो प्रथम पेपर होता है वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो प्री में जो है 2 पेपर होते हैं। पहला होता है वो जनरल साइंस का होता है या जनरल नॉलेज का होता है, और जो सेकंड पेपर होता है वो हमारा सामान्य हिंदी या जनरल हिंदी का होता है। ठीक है, तो अभी हमने सामान्य ज्ञान के पेपर को सॉल्व किया। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की। तो ये कौन सा देश है? सिंगापुर ने कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा कर दी थी। इस क्वेश्चन के साथ हमारा जो सामान्य ज्ञान का प्रथम पेपर है वो समाप्त होता है। अब हम चलते हैं सामान्य हिंदी की तरफ। लेकिन शायद हम अगर सामान्य हिंदी का जो पेपर सेकंड है वो भी अगर हम साथ से बनाएंगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा और बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये जो सामान्य हिंदी का या फिर पेपर सेकंड है 2018 का आरओ का, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में या दूसरे वीडियो में, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सामान्य हिंदी का जो पेपर है वो आपको सॉल्व करवाऊंगी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और शेयर करिए। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और अपने वीडियो को और भी बेहतर बना सके। धन्यवाद।